नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, योजना लॉन्च की गई है, उस स्कीम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। हम RGHS सर्च कर RGHS के वेब पोर्टल पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना नाम से ये योजना लागू की गई है राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा हेतु। हम इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो इस वीडियो में जानेंगे। क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इससे संबंधित है। आपका अगर कोई प्रश्न है तो उन सभी प्रश्नों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ये मैसेज कर सकते हैं कि आपको किस तरह की जो समस्या है वो सामने आ रही है। हम आपकी समस्या को समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ FAQ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें दो चीज़ दिखाई देंगी, स्कीम और पेंशनर्स। स्कीम के अंतर्गत स्कीम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और स्कीम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हमारे सामने खुल गई है। पहला प्रश्न है कि RGHS क्या है। RGHS राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 21-22 बजट घोषणा के बिंदु संख्या 244 के तहत केंद्रीय योजना की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में ये योजना लागू की गई है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया है। बजट की घोषणा के अंतर्गत 244 नंबर बिंदु संख्या पर इस योजना की घोषणा की गई थी, उसके आधार पर इसे लागू किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि लाभार्थी कौन बन सकता है। इसका लाभार्थी राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा में के सेवारत अधिकारी और पेंशनर्स एवं राज्य सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर्स एवं उनके आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते हैं। यह यहाँ पर क्लियर है कि कौन इसकी योजना का लाभार्थी बन सकता है। अगला प्रश्न है RGHS का लाभार्थी कैसे बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। जो भी कार्मिक है उनसे रिलेटेड या कार्मिक या उनके जो पेंशनर हैं उनसे संबंधित प्रश्न है कि हम इस पर किस तरह से लाभार्थी बन सकते हैं योजना के अंतर्गत। तो RGHS का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम इसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। इसके लिए RGHS के वेब पोर्टल पर स्वयं के SSO ID से लॉगिन करने पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि हम RGHS पोर्टल पर जाएंगे और वहाँ से लॉगिन बटन के माध्यम से क्लिक करेंगे तो SSO पोर्टल हमारा ओपन होगा, उसके थ्रू हमें लॉगिन करना है। या फिर आप SSO पोर्टल पर जाकर RGHS सर्च करके लॉगिन कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस से लॉगिन कर सकते हैं। अब इसकी दो स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति जब आपके पास जनाधार कार्ड या जनाधार का रजिस्ट्रेशन संख्या उपलब्ध है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप सीधा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, SSO पर लॉगिन करेंगे, RGHS एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, फिर जनाधार कार्ड नंबर डालकर आप अपने मेंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। मेंबर्स की डिटेल दिखाई देगी। उसके बाद में आप आगे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको कर्मचारी ID डालने का ऑप्शन मिलेगा। कर्मचारी ID वेरीफाई करने के बाद में परिवार के सदस्यों की पुष्टि करनी है और उससे संबंधित घोषणा को टिक करके उसको सबमिट कर देना है। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी स्थिति ये होगी कि आपके पास जनाधार नहीं है तो पहले आप अपना जनाधार का रजिस्ट्रेशन कर लें। आपका नया जनाधार रजिस्ट्रेशन संख्या भी नहीं है, जनाधार भी नहीं है, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर आप SSO पर लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं RGHS के लिए। अगला प्रश्न है कि क्या RGHS का लाभार्थी बनने के लिए मैं स्मार्टफोन से भी ये कार्य कर सकता हूँ। तो हम स्मार्टफोन के माध्यम से भी ये रजिस्ट्रेशन का कार्य कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कंप्यूटर हो, हम मोबाइल से भी ये कार्य कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि RGHS लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं। हमारे पास दो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, एक जनाधार कार्ड होना चाहिए, एक एम्प्लॉय ID जो कर्मचारी ID है, दूसरा PPO जो पेंशनर्स के लिए संख्या जारी होती है, PPO संख्या वो होनी चाहिए। अगर आप अभी वर्तमान में कर्मचारी हैं तो एम्प्लॉय ID होनी चाहिए और पेंशनर हैं तो PPO नंबर चाहिएगा। अब यह फैमिली से संबंधित प्रश्न है कि फैमिली क्या है। RGHS में फैमिली किसे माना गया है। तो लाभार्थी के पति, पत्नी, कर्मचारी, आश्रित 25 वर्ष तक, 2 संतान, माता और पिता, ये सारे उसकी फैमिली के अंतर्गत आते हैं जिसकी वार्षिक आय 6,000 या उससे कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक नोट डाला हुआ है कि जो पेंशनर RCS पेंशनर रूल 1996 के अंतर्गत आते हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। तो 96 वालों के लिए फिर अलग से रूल लागू होगा। उसके लिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम।
जिन पेंशनर पर RCS पेंशनर्स रूल 1996 लागू होता है, 96 के लिए पंजीकृत RGHS की फैमिली का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर दिखा है कि पेंशनर के पति और पत्नी, उसके बाद में दिव्यांग बेटा या बेटी जो पूर्णतः पेंशनर पर आधारित हो और सामान्यतः पेंशनर्स के साथ रहते हों, तो ये रूल्स RCS पेंशनर रूल 1996 के अंतर्गत फैमिली के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि कार्ड में नाम, जन्म दिनांक और कर्मचारी से संबंधित सूचना अगर गलत हो गई है तो किस प्रकार उसका सुधार किया जाए। तो अगर इस तरह का कोई दिक्कत है तो आप अपने जन आधार कार्ड में ये सारी डिटेल सही करवा लें। नाम, जन्म दिनांक और कर्मचारी से संबंध, ये सारी चीज़ें जन आधार कार्ड में शुद्धिकरण कराकर शुद्ध किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या यह योजना प्रोबेशन के अंतर्गत चल रहे कर्मचारी और अधिकारियों पर भी लागू होता है। तो ये सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो प्रोबेशन में हो चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉय हो। तो 9वां नंबर का प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है कि प्रोबेशन अधिकारी कर्मचारियों पर भी ये रूल लागू होता है या ये योजना लागू होगी। अगला प्रश्न हमारा होगा 10वां प्रश्न, यदि पति पत्नी दोनों की नियुक्ति 2001-2004 के बाद होने पर क्या RGHS का लाभ दोनों को मिलेगा। तो ये लाभ भी दोनों को मिलेगा और उसका रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म में ही किया जा सकता है। एक ID से रजिस्ट्रेशन करें और दूसरे पति या पत्नी के नाम के सामने सरकारी कर्मचारी सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट किया जा सकता है। अगला है, क्या जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर ये योजना का लाभ देय है। अगर प्रथम प्रसव में 1 से अधिक जीवित संतान हुई तो इन्हें पृथक पृथक इकाई माना जाएगा, और प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है और द्वितीय प्रसव में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो दोनों को एक ही इकाई माना जाएगा। यानी कि पहले प्रसव पे अगर जुड़वा होते हैं तो दोनों को अलग अलग माना जाएगा, और दूसरे प्रसव में अगर 2 जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनको एक ही माना जाएगा। इस तरह से यहाँ पर रूल है। अगला प्रश्न है कि किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है ये योजना। तो यहाँ पर दिखाया गया है, अंत्य रोगी चिकित्सा IPD, डे केयर, मातृत्व चिकित्सा सुविधा के लिए ये कैशलेस है। अगला, लाभार्थी किस अस्पताल में इलाज करा सकता है। तो कर्मचारी और उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों में, राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकता है। इससे संबंधित लिस्टें न्यूज़पेपर में आ रही हैं और आप जल्दी ही वेब पोर्टल पर ये सारे लिस्ट प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह की सूचनाएं वेब पोर्टल पर चिरंजीवी और इनके योजनाओं के लिए जारी की जा रही है, तो ये लिस्ट जल्दी ही यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि गैर अनुदानित चिकित्सालयों में इलाज खर्च के दावे को पुनर्वर्णन देय है। क्या गैर अनुमोदित जो चिकित्सालय हैं उनमें अगर हम करवाते हैं तो यहाँ पर जो सेलेक्टेड बीमारियां हैं उनके लिए ये देय होगा पुनर्भरण। अगला प्रश्न है, क्या कोविड-19 के उपचार के लिए इमरजेंसी क्लॉज में शामिल किया गया है। तो इसे योजना में इसे शामिल किया गया है। हाँ, इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 के उपचार को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत किस आधार पर बोर्डिंग अस्पताल में सुविधा बास की सुविधा किस प्रकार होगी। तो यहाँ पर वेतन श्रृंखला के अनुसार होगा। 3600 रुपये तक वेतन श्रृंखला वालों के लिए सामान्य वार्ड होगा सरकारी अस्पतालों में, और अधिकृत निजी अस्पतालों में जनरल वार्ड होगा। 36,001 से 63,000 तक कॉटेज या निजी अस्पतालों में अर्ध निजी वार्ड होगा, और 63,000 रुपये से अधिक वालों को डीलक्स और निजी अस्पतालों में निजी वार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। 17वां नंबर का प्रश्न है कि मेरे पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परंतु आधार कार्ड बना हुआ है, तो इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो जिस लाभार्थी का जन आधार कार्ड बना हुआ नहीं है उन्हें जन आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ ले सकते हैं। मतलब पहले जन आधार कार्ड बनवाना होगा, उसके बाद ही हम इस योजना में रजिस्टर कर सकते हैं। आधार कार्ड से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें जन आधार कार्ड बनवाना होगा। नहीं, यानी कि जिन्होंने भामाशाह के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा था उनका ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड बन गया है। आप उसका नंबर
प्राप्त कर सकते हैं। कई ऑप्शन हैं, जन आधार ऐप से या जन आधार की वेबसाइट से आप अपना जन आधार डाउनलोड कर सकते हैं, नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ई वॉलेट के प्रति वर्ष कितने रुपये का आहरण किया जा सकता है? तो 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक रखी गई है। 5 लाख रुपये की तक सुविधा हमें प्राप्त होगी। 20वां प्रश्न है, यदि इलाज के उपरांत ई वॉलेट राशि शेष बच जाती है तो वो अगले साल काम में ली जा सकती है। तो ये अगले साल काम में नहीं आएगी, 1 साल के अंतर्गत ही लेस हो जाएगा, फिर अगले साल वापस से 5 लाख प्राप्त होंगे। 21वां प्रश्न है, लाभार्थी कितनी बार योजना के अंतर्गत इलाज करा सकता है? तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार इलाज कराया जा सकता है। क्या यह योजना अंतर्गत योजना के प्रारंभ होने के बाद की बीमारी शामिल होगी? नहीं, इसमें जो योजना है इसमें सभी बीमारियां जो पहले से हैं वो सभी शामिल होंगी। अगला है 23वां प्रश्न, मेरा बच्चा 6 माह की आयु का है जिसका जनाधार कार्ड में नाम नहीं है, तो या इसका लाभ मिलेगा? तो बच्चे को लाभ मिलेगा, लेकिन बच्चे का नाम जल्दी से जल्दी जनाधार कार्ड में जुड़वाना होगा। अगला प्रश्न, क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता जो कि इस योजना का लाभ मिलेगा? नवविवाहिता जो है उसको क्या इस योजना का लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसे जनाधार में अपना नाम तत्काल जुड़वाना होगा, तभी जाकर ये लाभ प्राप्त होगा। 25वां प्रश्न है, मेरे परिवार का जनाधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाभ मिल पाएगा? तो जो सदस्य का नाम पर जनाधार कार्ड में नहीं है वो नाम जुड़वाना पड़ेगा, बिना जुड़वाए नाम यहाँ पर उस सदस्य को लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आपके किसी सदस्य का नाम जुड़ा हुआ नहीं है तो आप पहले नाम जुड़वाएं, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगला प्रश्न है, लाभार्थी की श्रेणी क्या क्या है? तो श्रेणियों के लिए वेबसाइट पर ऑप्शन दे रखा है, आप वहाँ डिटेल में चेक कर सकते हैं, सारी श्रेणियाँ दी हुई हैं, उन सभी श्रेणियों को आप। अगला प्रश्न है कि किसी प्रकार की समस्या के लिए कहाँ पर संपर्क करें? तो इसके लिए यहाँ पर नंबर दे रखा है 1800-180-6268। इस पर हम कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पर जो यहाँ पर ईमेल आईडी दे रखी है उस पर भी अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। इस तरह से ये हमारा स्कीम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हुई, जिसके बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको दिक्कत है तो आप इस वेबसाइट्स पर आकर वापस से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर FAQ जो है पेंशनर संबंधित FAQ के बारे में बात करेंगे। किस तरह से यहाँ पर प्रश्न हैं जो पेंशनर संबंधित हैं। पहला प्रश्न है कि पेंशनर की SSO ID क्या होगी? यदि एम्प्लॉय ID सेवा के समय बनी हुई है तो उसे किस तरह से कन्वर्ट करना है या नई बनानी है? तो पेंशनर की SSO ID सिटीजन के आधार पर बनी हुई ID होगी। एक पेंशनर एम्प्लॉय ID से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, उसके लिए नई SSO ID उसको बनवानी होगी। अब नई SSO ID कैसे बनेगी? उसके लिए हमें SSO ID बनाने के लिए sso.rajasthan.gov.in पर जाना है और वहाँ पर हमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के 2 विकल्प दिखाई देंगे, जिनमें से आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आप जिस तरह से SSO ID बनाते हैं वही प्रोसेस करनी है। वहाँ पर हमें SSO पर जाना है। आप सभी SSO के बारे में जानते हैं। अगर उसको आप डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हैं तो SSO सर्च करें, आपको यहाँ पर sso.rajasthan.gov.in का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। वहाँ जाएंगे तो आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो दोनों में से आपका रजिस्टर पहले से है तो आप लॉगिन कर लें, और अगर आपके पास ID नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर आपको दिखाई देगा सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सारे विकल्प आपको दिखाई देंगे। क्योंकि हमें पेंशनर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें सिटीजन का विकल्प चुनना होगा। आप देख लेंगे इस तरह से वहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के अलग अलग टैब दिखाई देंगे। सिटीजन, उद्योग और एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद में आप सिटीजन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सिटीजन पर क्लिक करेंगे। सिटीजन पर क्लिक करने के बाद में आप आगे की प्रोसेस करेंगे। वहाँ पर जनाधार नंबर का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप जनाधार नंबर डाल दें। डालने के बाद में आप उससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और 2 अन्य ऑप्शन फेसबुक वगैरह भी वहाँ पर प्राप्त होगा, उनसे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो आपको उचित लगे उससे आप रजिस्ट्रेशन कर लें, अपनी SSO ID बना लें। SSO ID बनाते समय ध्यान रहे कि आप SSO ID
जो बना रहे हैं उसको अच्छे से लिख लें, बाद में आपको दिक्कत होगी मैंने क्या बनाई थी। तो उसको जैसे आप बना रहे हैं उसको ऐसे के ऐसे लिख के रखें। उसका पासवर्ड जो बना रहे हैं वो भी आप इस तरह से अपने डायरी वगैरह में लिख के रखें। जब भी आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत होगी तो आप उस SSO ID और पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे और अपनी डिटेल यहाँ पर जान पाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक जनाधार फैमिली में कोई पेंशनर है और उसका बेटा या बेटी सरकारी कर्मचारी है तो क्या रजिस्ट्रेशन एक जनाधार से हो सकता है? इस तरह की कंडीशन में एक जनाधार से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बेटा या बेटी को अलग से जनाधार कार्ड बनवाना होगा। ये बात बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, कि अगर एक ही परिवार में बेटा बेटी और माता पिता जो सरकारी कर्मचारी है तो उन सब का अलग अलग जनाधार बनेगा। अलग जनाधार के लिए रजिस्ट्रेशन करें और अलग जनाधार से अपना RGHS पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग कर्मचारी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा अगर एक ही परिवार में एक से ज़्यादा कर्मचारी हैं। अगला प्रश्न है, यदि पति पत्नी दोनों पेंशनर हैं उन्हें अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा लेकिन जनाधार एक ही है। तो यदि पति पत्नी दोनों पेंशनर हैं वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो एक ही जनाधार कार्ड से अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी परिवार में पति पत्नी दोनों में से एक सर्विस में है और एक पेंशनर है, या दोनों सरकारी कर्मचारी हैं या दोनों पेंशनर हैं, तो पृथक रजिस्ट्रेशन होगा या एक ही रजिस्ट्रेशन होगा? यहाँ पर ये दे रखा है प्रश्न, आप इस चीज़ को भी ध्यान कर लें। यदि एक जनाधार फैमिली में एक पेंशनर और एक सरकारी कर्मचारी है, या तो दोनों कर्मचारी हैं या दोनों पेंशनर हैं, तो कोई एक कर्मचारी जो है RGHS पर रजिस्ट्रेशन करके अन्य को RGHS फैमिली में आवश्यक सूचना देकर रेडियो बटन द्वारा सम्मिलित कर सकता है। उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो ऊपर तीसरे नंबर प्रश्न पे दे रखा है उसके हिसाब से करवा भी सकते हैं, और एक रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो एक भी रजिस्ट्रेशन इसमें हो जाएगा। चौथा प्रश्न जो है ये क्लियर हो गया है। अब पांचवा प्रश्न है कि क्या एक जनाधार कार्ड का RGHS में रेगुलर एम्प्लॉय और पेंशनर और चिरंजीवी में उपयोग किया जा सकता है? एक जनाधार कार्ड है उसको RGHS में भी लेना है, एम्प्लॉय के रूप में, पेंशनर के रूप में भी, और चिरंजीवी योजना में भी इसका यूज़ कर सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप RGHS में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसको चिरंजीवी में नहीं ले सकते। नहीं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि RGHS का लाभार्थी बनने के लिए कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर को अलग अलग जनाधार कार्ड बनवाना होगा। यदि दोनों पति पत्नी नहीं हैं तो बिंदु संख्या 3, और चिरंजीवी योजना सरकारी कर्मचारी और पेंशनर पर लागू नहीं होती, ये केवल RGHS का ही लाभ ले सकते हैं। सरकारी कर्मचारी सिर्फ राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ लेंगे। चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन सरकारी कर्मचारी नहीं करवा सकते, पेंशनर भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। इस तरह से आप क्लियर कर लें अपनी डाउट को। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जिन्होंने गलती से चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो क्या करें? जिन्होंने गलती से चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन्हें चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन डिलीट करवाना होगा, और इसके लिए चिरंजीवी योजना के सहायता केंद्र पर जाकर संपर्क करें। अगर आपने गलती से चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको वो नाम डिलीट करवाना होगा। आप चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे पेंशनर हो। उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना जो दी जा रही है उसका लाभ ही लेना होगा, चिरंजीवी में लाभ नहीं ले सकते। जनाधार में राशन कार्ड की जगह अन्य प्रमाण पत्र की विचार चल रहा है, क्योंकि वर्तमान में नए राशन कार्ड बनने बंद हैं। जनाधार कार्ड बनवाने के लिए राशन कार्ड जरूरी नहीं है, आप बिना राशन कार्ड भी जनाधार के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। बहुत सारे साथी इस प्रश्न को बार बार उठा रहे थे कि जनाधार बनाने के लिए राशन कार्ड ज़रूरी होता है, हमारा राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जनाधार बनवाने के लिए राशन कार्ड ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आपके ऑब्जेक्शन लगाया जाता है तो उनसे आप कहें कि इस तरह की ऑब्जेक्शन लगाना गलत है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको दोस्तों के बीच में शेयर करें और अपने डाउट क्लियर करें। यहाँ पर हमने आपको अलग अलग प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको बताया है। आप इन प्रश्नों को और अच्छे से यहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें।